हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक विज्ञान से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं अधिकार का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, वर्गीकरण और सिद्धांत। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे अधिकार का अर्थ। अधिकार का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो व्यापक स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर अधिकार उन अवसरों का समूह को कहा जा सकता है जो मानव व्यक्तित्व की समृद्धता को सुरक्षित करते हैं, ठीक है। अधिकार एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए एक मौलिक शर्त है। मतलब अधिकार क्या है, तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या है, एक मौलिक शर्त है, जिन्हें राज्य द्वारा मान्यताएं स्वीकृति दी जाती है। जिन्हें की स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, राज्य द्वारा जो है दी जाती है, ठीक है। अगर अधिकार को अन्य शब्दों में समझे तो अधिकार का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। मतलब अधिकार जो है वो व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकारों के अभाव में मतलब अधिकारों के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। मतलब व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, ठीक है। मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, और मानव का पूर्ण विकास मतलब पूरी तरीके से विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता जो है वो इम्पोर्टेंट ही आवश्यक है, ठीक है। तथा स्वतंत्रता का महत्व तभी है, कब है स्वतंत्रता का महत्व, जब मनुष्य उसका प्रयोग कर सके। मतलब कि स्वतंत्रता है लेकिन अगर उसका प्रयोग ही नहीं कर सकता तो उसका क्या मतलब। तो इसलिए स्वतंत्रता का महत्व कब है, जब मनुष्य उसका प्रयोग या फिर उपयोग जो है कर सके, ओके। राज्य और समाज उसे मान्यता दे, और जो राज्य है जो समाज है वो क्या दे, उसे मान्यता दे। जब स्वतंत्रता को राज्य की मान्यता मिल जाती है तो वह अधिकार बन जाता है, और जब जो स्वतंत्रता है उसे राज्य की मान्यता मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, अधिकार बन जाती है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा हुई है। लेकिन अगर अधिकार तो बनता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है या फिर ये अर्थ नहीं है कि अधिकारों की जो उत्पत्ति हुई है वो राज्य द्वारा हुई है। वे तो समाज में पैदा होते हैं। मतलब अधिकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, समाज से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। राज्य सिर्फ उन्हें क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। तो ये है अधिकार का अर्थ, ओके। सिंपल शब्दों में हम कहें तो जब स्वतंत्रता को जो है राज्य द्वारा मान्यता मिल जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है अधिकार की परिभाषा। मतलब कि अधिकार को लेकर जो हमारे राजनीतिक शास्त्री है उन्होंने अधिकार को परिभाषित किया अपने शब्दों में, ठीक है। तो पहले जो है वो है लास्की के अनुसार क्या है, तो उनके अनुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां है। मतलब कि अधिकार क्या है, मानव जीवन की स्थितियां परिस्थितियां है जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब कि लास्की ने यह कहा है कि अधिकार जो है वो ऐसी परिस्थितियां है जिनके बिना, मतलब अगर वो नहीं है तो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है अपना पूर्ण विकास मतलब पूरी तरीके से विकास जो है नहीं कर सकता, ओके। इसके बाद सेकंड जो हमारे समाजशास्त्री है वो है गार्नर के अनुसार अधिकार वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। मतलब इन्होंने क्या कह दिया, अधिकार को जो है शक्ति के रूप में माना उन्होंने, और ये कहा है कि वह नैतिक प्राणी होने के नाते जो है मनुष्य के कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। मतलब अधिकार जो है वो मनुष्य के कार्यों को पूरा करने के लिए या उसकी पूर्ति के लिए क्या है, आवश्यक है। अब हम बात करेंगे बाइल्ड के अनुसार कुछ विशिष्ट कार्यों को करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहते हैं, ओके। इसके बाद अगले हमारे विद्वान हैं जीटी रिची के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, तो इनके अनुसार नैतिक अधिकार एक व्यक्ति की ओर से दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसे दावे हैं जिन्हें समाज ने क्या दी है, मान्यता दे दी हो, ठीक है। जब राज्य इन दावों को कानूनी मान्यता दे देता है तो वे कानूनी अधिकार बन जाते हैं, ओके। तो इस प्रकार जो है अधिकार का अस्तित्व होता है। लास्ट जो हमारे राजनीतिक शास्त्री है वो है पाकर। इनके अनुसार अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण।
तो अधिकार के दो प्रकार हैं, नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार। तो इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार कौन से होते हैं? तो ये वे अधिकार है जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से। मतलब कि नैतिक अधिकार कौन से होते हैं? तो ऐसे अधिकार जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से होता है। ठीक है, ये मनुष्य को नैतिक बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये जो अधिकार है ये क्यों आवश्यक है? व्यक्ति को नैतिक बनाए रखने के लिए। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि इन अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, इनसे समाज का स्वरूप उत्पन्न व श्रेष्ठ बनता है। मतलब कि नैतिक अधिकार ऐसे हैं जो कि व्यक्ति को नैतिक बनाए रखें, और ये जो है इनका स्वरूप जो है, इससे क्या होता है, नैतिक अधिकारों से जो भी समाज है उसका स्वरूप जो है वो श्रेष्ठ जो है बना रहता है। क्लियर? तो पहला अधिकार कौन सा है? नैतिक अधिकार। दूसरा हम पढ़ेंगे कानूनी अधिकार। ये वे अधिकार है जिन्हें राज्य कानूनी रूप से व्यक्तियों को प्राप्त या उपलब्ध कराता है। मतलब कानूनी अधिकार ऐसे रहते हैं जिन्हें कि राज्य स्वयं जो है कानूनी रूप से क्या कराता है? व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, लिंकों के शब्दों में ये एक नागरिक को दूसरे नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का पालन करने की व्यवस्था राज्य कानून द्वारा करता है, जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है। मतलब कि ऐसे अधिकार जो कि कानून के द्वारा मिलते हैं, और अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो दंडनीय क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। क्लियर? अब हमारा जो कानूनी अधिकार है इसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला नागरिक अधिकार और दूसरा राजनीतिक अधिकार। तो इन दोनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे नागरिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त है। तो इसमें पहला अधिकार आता है जीवन का अधिकार। प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है। मतलब हर एक व्यक्ति को जो है जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत भी है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। मतलब कि जीवन का अधिकार ऐसा है कि अगर जीने का अधिकार नहीं है तो इसके बाद अगर हमें सारे अधिकार भी मिलेंगे तो वो कोई काम के नहीं है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति बिना किसी बाध्यता के अपने जीवन का उपभोग कर सके। मतलब कि जीवन का अधिकार क्या है? तो व्यक्ति जैसे जीना चाहे वैसे जी सकता है और अपने जीवन का क्या कर सकता है? उपभोग या प्रयोग कर सकता है। ओके, राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। और राज्य का क्या कर्तव्य है? कि व्यक्ति के जो जीवन है उसकी रक्षा करे। जीवन का अधिकार इतना बहुमूल्य है, बहुमूल्य मतलब इतना कीमती है कि यह इसके होता है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर, यानी कि वह आत्महत्या नहीं कर सकता। मतलब कि जीवन का अधिकार इतना अनमोल है कि व्यक्ति स्वयं भी अगर अपनी जान लेना चाहे ना तो वो नहीं ले सकता। ठीक है, मानव जीवन समाज की बहुमूल्य नीति है, अतः उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। मतलब कि जीवन जो एक ऐसा अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति या तो स्वयं या कोई अन्य उसके जीवन को क्षति पहुंचाता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, इसलिए आत्महत्या के प्रयत्न के लिए भी हमारा जो आईपीसी है उसमें दंड के प्रावधान हैं। इसके बाद सेकंड जो है हमारा पॉइंट है राजनीतिक समानता का अधिकार। ये क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि शासन संबंधित कार्यों में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के योग्यता अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। मतलब कि राजनीतिक समानता में क्या है? तो इसमें ना कोई भी भेदभाव के बिना जो भी नागरिक है वो अपनी योग्यता के अनुसार सक्रिय रूप में, ठीक है, क्या कर सकता है? भाग लेने का जो है अवसर प्राप्त जो है होगा उसको। ओके, वयस्क मत अधिकार, निर्वाचन होने का अधिकार तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। और जो भी अधिकार है जैसे कि सार्वजनिक पद प्राप्त करने का, वयस्क मताधिकार का, ये सब जो है समान रूप से प्रत्येक नागरिक को जो है प्राप्त होंगे बिना किसी भेदभाव के। इसमें धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और इन आधारों पर उसके संग किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि राजनीतिक रूप में, राजनीतिक अधिकार में सब लोग क्या है? समान हैं। ओके, थर्ड हमारा पॉइंट है समानता का अधिकार। समानता का अर्थ समानीकरण नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान जो है किया जाए
तथा उसे उन्नति करने के समान अवसर दिए जाए। मतलब कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से उन्नति के क्या दिए जाए, अवसर प्रदान किए जाए। अमीर और गरीब, संबल और निर्बल सभी को उन्नति करने के समान अधिकार दिए जाए और कानून के सामने सभी बराबर हो। मतलब समानता का अधिकार ये है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिले, कानून के समान जो है वो बराबर हो। ये सब जो है समानता के अधिकार में आता है कि व्यक्ति जो है समान रूप से सभी व्यक्ति अपनी जो है उन्नति या फिर विकास कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक समानता का अधिकार। ठीक है, इससे यह अभिप्राय है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम इतने साधन अवश्य हो जिससे वह भोजन, निवास और वस्त्र की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य मिलना चाहिए तथा जीविका चलाने के अवसर जो है सबको समान रूप से जो है प्राप्त होने चाहिए। तो समानता का अधिकार यही है कि व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता उनका जो है वो समान रूप से जो है उनको अधिकार है कि वो अपना भरण पोषण जो है कर ले, राज्य का भी करते हुए कि कम से कम नागरिकों को उनके मूल भौतिक आवश्यकता की जो है पूर्ति करवाई जाए। इसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है सामाजिक समानता का अधिकार। तो सामाजिक क्षेत्र में समानता का अर्थ होता है कि समाज में किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए। मतलब सामाजिक रूप से भी सब समान होने चाहिए। कोई भी वर्ग या फिर कोई भी समाज में कोई भी वर्ग जो है उसे विशेष अधिकार जो है प्राप्त नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, धन आदि के आधार पर समाज में व्यक्तियों का स्थान निर्धारित ना किया जाए। मतलब कि एक तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और धन के आधार पर जो है कोई भी स्थान जो है निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समाज में उसका सम्मान मनुष्य के रूप में हो। मतलब कि इनका कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक रूप से सब समान होने चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति का जो महत्व है वो और उसका जो सम्मान है वो मनुष्य के रूप में होना चाहिए, ना कि उसकी जाति, धर्म और धन के आधार पर। ओके, इसके बाद अगला जो हमारा अधिकार है वो है शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सुविधा जो है मिलनी चाहिए। इसमें व्यक्ति का ही नहीं बल्कि सारे समाज का लाभ निहित है। अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय स्थापित कर सके। मतलब कि यहाँ पर जो नागरिक या जो व्यक्ति है उसको अपनी शिक्षा तथा संस्कृति का जो है वो भी अधिकार है। ठीक है, वो जैसे चाहे वैसे जो है न्यूनतम स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो अपनी मातृभाषा में ही जो है उनको अपनी मातृभाषा के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और समाज के सभी वर्ग को यह अधिकार होता है कि वो अपने इच्छा अनुसार, मतलब जैसा वो चाहे वैसे विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अंतःकरणीय धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और व्यक्ति को संस्कृति की भी स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति जैसा भी धर्म को जो है अपना सकता है। इस अधिकार का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी धर्म को अपनाने, प्रचार करने, पूजा करने, धार्मिक अनुष्ठान आदि में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, मतलब कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हर व्यक्ति को, हर नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वो जिस प्रकार का भी धर्म अपनाना चाहे अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, सभी में स्वतंत्र पूर्वक भाग ले सकता है और राज्य धार्मिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये था हमारा पॉइंट, शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, इसके बाद दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं, तो राजनीतिक अधिकार से आशय है कि व्यक्ति द्वारा राज्य की शासन व्यवस्था में भाग लेने के अवसर राज्य की शक्ति का उपयोग किसी भांति किया जाए। इस संबंध में निर्णय लेने के अवसर व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं। ठीक है, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए जो भी अधिकार होते हैं व्यक्ति के पास वो राजनीतिक अधिकार होते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल देश के निवासी को ही प्राप्त होते हैं। मतलब जो देश के नागरिक है, जो देश के निवासी, उन्हें ही प्राप्त होते हैं। यह अधिकार या तो देश के संविधान
प्रदत्त होते हैं। मतलब ये जो अधिकार है ये देश के संविधान द्वारा जो है प्राप्त होते हैं या शासन द्वारा समय समय पर बनाए जाते हैं। या तो संविधान दे या शासन जो है मतलब जो सरकार है वो समय समय पर बनाइए। ठीक है, कानूनों द्वारा ये अधिकार विदेशियों, पागलों, दिवालियों आदि को नहीं दिए जाते। ठीक है, मतलब कि ये अधिकार केवल देश के निवासी और नागरिक को ही दिए जाते हैं, विदेशी, पागल और दिवालियों को नहीं दिए जाते। अब ये कौन कौन से अधिकार है तो हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, जो हमारे राजनीतिक अधिकार है उसमें 4 अधिकार है, जिसमें से पहला है मत देने का अधिकार। ओके, तो नागरिकों के चुनाव में भाग लेने की सुविधा को मतदान के अधिकार के रूप में जो है माना जाता है। यह अधिकार जो है वो लोकतंत्र की क्या है, देन है। इस अधिकार का प्रयोग कर नागरिक राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सभाओं के प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करता है। यह अधिकार धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति इत्यादि के प्रतिबंधों से मुक्त है। मतलब इस पर किसी का भी जो है मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव में अगर खड़ा होता है या कोई भी चुनाव में भाग लेता है, ठीक है, या फिर मतदान करता है, तो इसमें वो बिना किसी जाति, लिंग सब व्यक्ति जो है कर सकते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक नागरिक को वयस्क आयु प्राप्त करने पर मिलता है। और ये मतदान का अधिकार जो है ये कब मिलता है, जब नागरिक जो है वयस्क आयु जो भी निर्धारित रहती है वो अगर प्राप्त कर ले तब मिलता है। जैसे कि हमारे यहाँ 18 वर्ष के पूर्ण होने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, मत देने का अधिकार है, जो कि किसकी देन है, लोकतंत्र की जो है देन है। ओके, और ये कब प्राप्त होता है, जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है निर्वाचित होने का अधिकार। ये क्या है, तो आधुनिक राज्य में जहां एक और नागरिक को मतदान के अधिकार के द्वारा अपने मन चाहे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ उसे यह भी अधिकार है कि वह स्वयं भी राजनीतिक या सार्वजनिक पद के लिए चयनित हो सके। मतलब व्यक्ति जो है मतदान भी कर सकता है, जिसे वो अपने नेता के रूप में चुनना चाहे उसे, या फिर स्वयं भी जो है उस पद पर जो है खड़ा हो सकता है प्रत्याशी के रूप में। ठीक है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में क्योंकि जन सहभागिता आवश्यक है, इसलिए जब एक नागरिक को निर्वाचित होने का अधिकार नहीं दिया जाता तब शासन संचालन में जन सहभागियों को व्यवहारिक क्रियान्वित संभव नहीं हो पाएगी। अतः मत देने का अधिकार व निर्वाचित होने का अधिकार एक दूसरे के पूरक है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, मतदान से क्या करता है, व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुनता है, और निर्वाचित होने पर क्या है, वो खुद ही जो है खड़ा हो सकता है उस पद पर। और जन सहभागिता को बढ़ाने में सक्रिय उपकरण भी है। और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, जो जन भागीदारी है उसको बढ़ाने में सक्रिय होने का एक उपकरण है, मतलब एक साधन है। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। ओके, तो इस अधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के तथा निर्धारित योग्यता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होना। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के भेदभाव के आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो भी सार्वजनिक पद है उस पर भी व्यक्ति, हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव से उसे प्राप्त कराने के समान अवसर जो है प्राप्त है। सरकारी नौकरियों से उन्हें वंचित मतलब दूर नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है आलोचना का अधिकार। ठीक है, तो सरकार को प्रतिवेदन देने तथा सरकार की आलोचना करने को भी राजनीतिक अधिकार में शामिल किया गया है। इस अधिकार के माध्यम से जनता अपनी मांगों तथा असुविधाओं को रचनात्मक तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में यह अधिकार नागरिक समाज को सक्रिय बनाता है। मतलब कि यदि किसी सरकार के कोई भी काम से या फिर कोई भी मांगे पूरी करवाना है, ठीक है, तो उससे भी जो है ये अधिकार जो हमें प्राप्त है, जिसके माध्यम से हम हमारी मांगे अधिकारों को जो है पूरा कर सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो यहीं खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।